वो उड़ा जा रहा था आसमान की सर्द हवाओं में, पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष की ओर। उसे लग रहा था किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। तुम कौन हो? कहाँ लिए जा रहे हो? तुम जो कोई भी हो, दूत, भूत, देव, दानव, मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। अचानक जिस हाथ ने पकड़ कर रखा था, उसने शिवा का हाथ छोड़ दिया। अब वो पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा सिर जमीन से टकरा जाएगा और मेरा काम तमाम हो जाएगा। ये सोचकर वो कांपने लगता है, पसीने छूट जाते हैं। एक बार फिर वो चिल्लाता है, कहीं मुझे पकड़ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अचानक उसके पैर की पिंडली किसी ने जकड़ ली और उसे पृथ्वी पे जाने वाली जगह, पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल कक्षाओं में घुमाने लगी। पैर की तरफ से वो घूम रहा था और उसके दोनों हाथ हवा में लहरा रहे थे। कभी खेत खलिहान तो कभी नदी नाले, कभी पहाड़ तो कभी समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था। अचानक एक ऊंचे पहाड़ का टीला इसके सामने आने लगा। जिसने इसे पकड़ रखा था, उसे इसकी परवाह नहीं थी। क्या फिर से मेरी मौत आ गई? वो चिल्लाया और चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। अब पकड़ने वाले ने इसका पैर छोड़ दिया। यह आसमान से उल्का पिंड की तरह पृथ्वी की ओर गिरने लगा और गिरा तो एक कीचड़ भरे तालाब में छपाक से गिरा। वो डूबता चला गया, डूबता ही जा रहा था। उसका दम घुटने लगा। वो जोर जोर से सांस लेने लगा और खो खो करके चिल्लाने लगा और छटपटाने लगा। उठ उठ शिवा, क्यों चिल्ला रहा है? कितनी बार कहा है कि पानी पीकर सोया कर, बुरे सपने नहीं आएंगे। दादी, मुझे बचाओ। दादी ने उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख दिया। तू दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है। यहाँ से तो तुझे तेरा बाप भी नहीं हटा सकता। शिवा आंखें खोलता है और सामने दादी को देखकर निश्चिंत हो जाता है। ये सच था कि दादी की गोद उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। दादी के साथ होने पर ना उसे माँ काम करने के लिए डांटती मारती थी, ना ही पापा पढ़ने के लिए जबरदस्ती करते थे। बस सुबह उठते ही शुरू हो गया दादी पोते का लाड़ प्यार। तुम इसे सुधरने मत देना माँ, तुम्हारे कारण ये इतना बिगड़ गया है। और ये क्या, तेरा एक पैर का मोजा कहाँ गया? भुला दिया क्या? शिवा के एक पैर का मोजा गायब था। उसने पलटकर बेड पर देखा, वहां उसे दिखाई नहीं दिया। यही कहीं होगा, ढूंढ लूंगा मैं। नया था, ढूंढ लेना, वरना अब लाकर भी नहीं दूंगा। मेरा शिवा राजा बेटा है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी तो ये बच्चा है, देखना जब बड़ा होगा तब ये पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेगा। दादी, आपने मुझे सुपरमैन समझा है क्या? बेटा, सुपरमैन भी तो तुझ जैसा ही कोई बनता होगा। नहीं दादी, उन लोगों के पास तो पैदाइश के बाद से ही शक्तियां आ जाती हैं। अरे चुप बुड़बक, सब इंसान एक जैसे होते हैं। शक्तियां तो इंसान को खुद विकसित करनी पड़ती हैं। हिम्मत हर किसी के अंदर होती है। तू बस अपना काम और पढ़ाई ईमानदारी से किया कर। ऐसी बातें सुनकर शिवा को हिम्मत आ जाती है। वो दादी से लिपट जाता है। दादी भी उसे अपनी गोद में लेते हुए फिर कहती है, अरे मेरा राजा बेटा शिवा। शिवा गांव में अपनी दादी और माँ बापू के साथ रहता था। वो इकलौता ही था तो थोड़ा लाड़ का लड्डू बन गया था। वो उठकर बाहर गया। सूरज को देखकर उसको अपना सपना याद आया।
क्या आज मैं सूरज के पास जाने वाला था? उससे कितनी दूरी से मैं लौटा था? जहां मैं गिरा था वो कीचड़ वाला तालाब मैंने कहां देखा है? शिवा, जल्दी दातुन कर और कुछ खा ले। स्कूल नहीं जाना क्या? माँ के स्कूल बोलते ही उसे याद आया कि स्कूल से थोड़े आगे वाला ही वो कीचड़ का तालाब है। वो खुश होते हुए खुद से बोलता है, हाँ, मुझे तो स्कूल भी जाना है, साथ ही उस जगह को भी देखाऊंगा। वो जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करके और स्कूल बैग लेकर निकल जाता है। वो स्कूल जाने के बजाय पहले उस तालाब को देखने जाता है। ये क्या? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? वो भीड़ से जगह बनाकर अंदर जाने की कोशिश करता है। लोग भीड़ में बातें कर रहे थे। कौन है ये कहां से आ गई? क्या इसे पता नहीं था कि दलदल तालाब है? भैया, और ये चीज क्या है इसके हाथ में? शिवा हाथों की तरफ देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। वहां एक बच्ची औंधे मुंह पड़ी होती है और उसके हाथ में शिवा का एक मोजा होता है जो सुबह उसके पैरों से गायब था। ये कैसे संभव है? मैंने जो देखा था वो तो सपना था ना? क्या वो सच था? तभी उस बच्ची के शरीर में थोड़ी हरकत होती है, फिर वो धीरे धीरे करके उठती है। शिवा फिर से उसे देखकर चौंक जाता है। वो हूबहू शिवा की तरह दिखने वाली बच्ची होती है। उन दोनों में बस फर्क इतना ही था कि शिवा के बाल छोटे थे और उस बच्ची के बाल बड़े बड़े। वो बच्ची शिवा को देखती है और गायब हो जाती है। शिवा डर जाता है। वो अपने आसपास के लोगों को देखता है। वो लोग भी उसकी ही तरह हतप्रभ थे। फिर धीरे धीरे भीड़ छटने लगती है। मन में हजारों सवालों को लिए शिवा भी स्कूल जाने के लिए मुड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, शिवा! वो पीछे पलट कर देखता है। वो वहीं दलदल में खड़ी थी, पर अब वो पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसकी शक्ल डरावनी हो गई थी। तुम मुझे जानती हो? हाँ, यहाँ आओ मेरे पास। तुम्हें मेरा ये मोजा कहाँ से मिला? तुम सब भूल गए, सुबह हम मिले थे। कब? तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। दूत, भूत, देव, दानव, जो समझना है समझ लो। शिवा फिर चौंक जाता है। सुबह का सपना याद आता है उसे। उसने ही तो कहा था, तुम कौन हो और कहां लिए जा रहे हो? तुम जो कोई भी हो, दूत, भूत, देव, दानव, मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। क्या वो तुम थी जो मुझे ले जा रही थी? हाँ, और अब फिर तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगी। और वो हवा में उड़कर शिवा के पास आ जाती है। शिवा डरता तो है, पर फिर हिम्मत करके भागने की कोशिश करता है, पर वो बच्ची उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे लेकर उड़ जाती है। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। शिवा को आसपास का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो इतनी तेजी से हवा में उड़ रही थी कि उसे लग रहा था मानो पल भर में मीलों का सफर तय कर लिया हो। वो दोनों जब रुके और शिवा ने आंखें खोली तो खुद को एक घनघोर जंगल में पाया। तुम पागल हो क्या? ये कहाँ ले आई मुझे? मुझे घर जाना है। चलो हम खेलेंगे। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। तुम्हें खेलना पड़ेगा, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम क्या कर सकती हो? तुम कोई सुपर गर्ल हो क्या? तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, तो उसका सही इस्तेमाल करो ना। मेरे पीछे क्यों बर्बाद कर रही हो? बच्ची को शिवा की बातों पर गुस्सा आ जाता है। वो ऊपर देखती है, एक लंबा पेड़ टूटकर शिवा पर गिर जाता है। वो बच्ची उड़कर आती है और उसे पकड़कर उड़ जाती है।
फिर जब वो रुकते हैं तो शिवा खुद को एक पहाड़ की चोटी पर पाता है। यहाँ से नीचे फेंक दूं? तुम चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो ये सब? मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहती थी पर रह नहीं पाई, तो अब मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इधर दलदल के पास वाली भीड़ में एक आदमी था जो शिवा को पहचानता था। उसने जाकर शिवा के बापू को सारी बात बताई। देखो ये क्या कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना वो एक दिन वापस आएगी। कितनी ही बार वो मेरे सपने में आकर बोलकर गई थी कि मैं शिवा को ले जाऊंगी। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। शिवा की दादी उसे चुप कराते हुए बोलती है, रो मत, कुछ उपाय सोच। वो मेरे शिवा को अपने साथ ले जाएगी। तू माँ है, तू ऐसे हिम्मत हारेगी तो कैसे काम चलेगा। तभी शिवा की माँ अपने रूम में जाकर एक फोटो फ्रेम निकालती है। बापू और दादी भी आ जाते हैं वहां। शिवा की माँ उस फोटो को देखकर बोलती है, तू तो चली गई, अब अपने भाई को भी अपने साथ ले जाएगी क्या? मैं तो तुझे भी नहीं खोना चाहती थी। तभी वो बच्ची शिवा के साथ वहां प्रकट हो जाती है। वहां वो बच्ची नॉर्मल हो जाती है। वो लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। हूबहू शिवा जैसी दिखने वाली ये बच्ची दीवा थी। माँ, तुम मेरे लिए रो रही हो? दीवा, तुम मुझे छू नहीं पाओगी माँ, मैं तो आत्मा हूँ। तुम मेरी माँ को माँ क्यों कह रही हो? ये तो तेरी जुड़वा बहन है, तुझसे 5 मिनट छोटी थी ये। तुम दोनों बीमार थे, ये मर गई थी, पर तू भी बीमार था तो हमने तुझ पर ध्यान देना जरूरी समझा और इस कारण इसका संस्कार भी नहीं कर सके। तू अब क्यों आई है? तुम लोग शिवा से कितना प्यार करते हो, पर मुझे सब भूल गए। ऐसा नहीं है दीवा, हम सब हमेशा तुझे याद करते हैं। बस हम शिवा को तेरे बारे में नहीं बताना चाहते थे। शिवा की कुंडली में लिखा है कि जब उसे तेरे बारे में पता चल जाएगा तो तू उसे अपने साथ ले जाएगी। तू इसे अपने साथ ले जाने आई है क्या? हाँ, तू भी चली गई, ये भी चला जाएगा तो हम लोग कैसे जिएंगे? माँ, ये हमारे साथ नहीं रह सकती क्या? तू तो शक्तिशाली है ना, यहीं रह जा हमारे साथ। पर तुम मेरे साथ चल सकते हो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं माँ, बापू, दादी के साथ रहना चाहता हूँ। माँ, तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ दीवा, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तू तो वापस नहीं आ सकती, पर मेरे शिवा को मुझसे मत छीन। आप सब मुझे अपनी यादों से मत मिटाना। मैं भैया को अभी छोड़कर जा रही हूँ, पर जिस दिन आप लोग मुझे भूल जाओगे उस दिन मैं भैया को लेकर जाऊंगी। इतना कहकर वो बच्ची गायब हो गई। सुजानगढ़ में एक अस्पताल था। पिछले कुछ दिनों से उस अस्पताल में लोग रहस्यमयी तरीके से मर रहे थे। सुबह के 5 बजे थे, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और खून से लथपथ वार्ड बॉय की लाश मिलती है। जहां खून हुआ था वहां खून से सने किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान थे। मौका वारदात पर पुलिस भी आ गई। आप तो नाइट ड्यूटी में थी, तो आपने कुछ भी देखा या नहीं सुना? हाँ, मैं नाइट ड्यूटी में थी, पर मैं अपने कमरे से रात को ही चली गई थी, क्योंकि एक मरीज का ऑपरेशन हुआ था और वो काफी सीरियस था। इसका खून किसने किया मुझे नहीं पता। मरने वाले वार्ड बॉय की किसी से कोई कहासुनी हुई क्या? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। पुलिस वाले खून का सैंपल लेते हैं और बाकी फॉर्मेलिटीज और तहकीकात कर लाश पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कब्रिस्तान से एक चिन्ह अस्पताल में आ जाता है।
और वो एक लड़की का हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर खींच लेता है। उसी अस्पताल के वार्ड में नंदू चुपचाप अपने बेड पर बैठा था। वो एक दिन पहले एडमिट हुआ था। अचानक कहीं से जोर से आवाजें आने लगी। नंदू उठकर दूसरे बेड के मरीज राघव के पास गया। वो भी डर के मारे बैठा हुआ था। आपको कुछ पता है इतनी अजीब कुटी कुटी सी आवाजें कहां से आ रही हैं? मैं तो उस दिन के मर्डर के बाद से सो भी नहीं पा रहा हूँ। उस दिन भी ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई तड़प रहा हो। आपने नर्स को नहीं बताया? बताया था पर सिस्टर जूलिया ने कुछ नहीं किया। मैं जाकर नर्स के कमरे में देखता हूँ। वो जैसे ही नर्स जूलिया के कमरे में जाता है तभी वहां एक खौफनाक दृश्य देखकर डर जाता है। वो एक भयानक जिन था और एक लड़की को चाकू से गोद रहा था। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था। धूल भरे बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर नंदू वहां से वार्ड की तरफ भागते हुए आता है और आकर बेड पर बैठ जाता है। आपके कमरे में एक घायल लड़की पड़ी है। मैं अभी वहां गया था तो एक लंबा चौड़ा और बेहद भयानक शक्ल वाला जिन उस लड़की को चाकू मार रहा था। तुम्हें कैसे पता कि वह जिन था? मैंने अरेबियन नाइट्स में वैसे ही जिन देखे हैं, इसीलिए शायद। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है हमारे अस्पताल में? नर्स जूलिया तुरंत अस्पताल वाले कमरों को खबर करती है। जब तक अस्पताल वाले पहुंचते हैं तब तक लड़की सिर्फ कब्रिस्तान वाला जिन कहकर लुढ़क जाती है। पुलिस आकर फिर छानबीन करती है। नंदू चुपचाप अपने बिस्तर में मुंह ढककर सो जाता है। ये कब्रिस्तान वाले जिन का क्या चक्कर है? सब चुपचाप खड़े रहते हैं। कोई कुछ नहीं जानता सिवाय नंदू के। पूछताछ करके पुलिस वाले चले जाते हैं। सिस्टर, मेरी तो जान निकल रही है डर के मारे। आप किसी से मत कहना कि मैंने किसी को देखा है। मैं इन चक्करों में नहीं फंसना चाहता। नहीं। आप डरिए नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कुछ करती हूँ। वो दरवाजा बंद कर देती है, परंतु तभी किसी के भारी कदमों के उस वार्ड में आने की आहट से सभी कांपने लगते हैं। वो आहट दरवाजे तक आती है, परंतु फिर वापस जाने की आवाज सुनाई पड़ती है। नर्स बाहर निकलकर देखती है तो दरवाजे पर लगा पीतल का क्रॉस बिल्कुल लाल हो गया था और धूल भरे पैर के निशान देखकर ही वो समझ जाती है कि ये जरूर कोई भूत प्रेत या जिन्न ही है। थैंक गॉड, अभी तो शायद इसी क्रॉस ने हम सबको बचा लिया। अगले दिन ड्यूटी बदलते ही सुबह सिस्टर रोजी वार्ड में आती है। अरे सिस्टर, नमस्कार। कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, पर रात को ठीक से सो नहीं पाया। आधी रात होती अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई थी। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई। अच्छा, उस मर्डर की वजह से आप डर गए होंगे। सिस्टर, मैं उस रात को नर्स के रूम में गया था, लेकिन उस कमरे में खौफनाक साहिब किसी लड़की को मारते हुए देखकर वहां से भाग चला था। हाँ, पुलिस तहकीकात कर रही है। मैडम, ऐसे मामलों में पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। इसे तो कोई पीर फकीर या तांत्रिक ही भगा सकता है। हाँ, देखो अस्पताल वाले क्या करते हैं। तभी अस्पताल में मनोहर नाम का एक आदमी भर्ती होता है। अरे भाई, तुम्हें क्या बीमारी है? तुम किस वजह से अस्पताल में हो? मुझे बहुत तेज बुखार है। तभी नर्स मनोहर को दवा देने आती है। इतनी खूबसूरत नर्स को देखकर मनोहर का दिल मचल उठता है। मनोहर उसको देखकर बोलता है, वाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आपको तो देखकर ही मेरा बुखार उतर गया। क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये दवा खा लो, कल सुबह जब डॉक्टर आएंगे तो जो भी तकलीफ होगी बता देना। आपके हाथ से तो जहर भी खा लूंगा। अभी क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि लाइए दवा खा लेता हूँ। सिस्टर रोजी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है।
अरे राघव, ये तो एक नंबर का दिलफेक इंसान है, इसका नर्स पर ही दिल आ गया। बताओ। ए, तुम्हें नर्स से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर गुस्से में आ गई ना तो ऐसा वैसा इंजेक्शन लगा देगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे भाई, मैं किसी से डरता थोड़ी हूं। तभी आवाजें आनी फिर से शुरू हो जाती हैं। इस बार मनोहर उठता है और बाहर नर्स के कमरे में जाने लगता है। दोनों से मना करते हैं पर वो नहीं मानता। वो जैसे ही नर्स के कमरे के बाहर जाता है, उसे अजीब घुटी घुटी सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो दरवाजा खोलकर झांकता है, तभी दो मजबूत हाथ उसे अंदर खींच लेते हैं। अरे राघव, मनोहर अभी तक नहीं आया। लगता है सचमुच उसने किसी रोजी सिस्टर को अपनी मीठी बातों के जाल में तो नहीं फंसा लिया है। हाँ यार, चलो देखते हैं। जैसे ही वो दोनों नर्स के कमरे में जाते हैं, बाहर से ही जोर जोर उठापटक की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे यार, उसी कमरे में तो अभी भी मनोहर गया था। दोनों खिड़की से झांक कर देखते हैं। वही जिन मनोहर को चाकुओं से गोद रहा था। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था। मनोहर जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। अरे बाप रे, बचाओ, ये अस्पताल तो भूतिया है। मनोहर को मार डाला, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दोनों अस्पताल से निकलकर भागते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो? अस्पताल का बिल कौन चुकाएगा? तुम भी हमारे पीछे आओ। नर्स के कमरे में जिन्न है। उसने आज एक नए भर्ती हुए मरीज का खून कर दिया है। क्या? रुको, मैं भी चलता हूँ। गार्ड भी उनके पीछे हो लेता है। वे तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते खाली पड़े मकान में, जो कि अभी पूरा नहीं बना था, उसी में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी उन्हें भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे बाप रे, लगता है वो सूंघता हुआ यहाँ तक आ गया है। लगता है वो आ गया है। हाँ भाई, कोई आवाज नहीं करना। तभी दरवाजे पर उसके भारी कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। आज तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मुझे देख लिया है और तुमने ही शोर मचाया था ना। तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। तभी भड़ाक से दरवाजा खुलने की आवाज आते ही नंदू चौकन्ना हो जाता है। जैसे ही वो कमरे में घुसता है, तीनों उस पर हमला कर देते हैं। खूब गुत्थम गुत्था होती है। तीनों के एक साथ हमला करने पर घबराकर वो भागने लगता है। तभी नंदू के गले में पड़ी तावीज उस जिन्न से टकरा जाती है, परंतु तभी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिन्न उस तावीज के छूते ही ऐसे छिटकता है जैसे उसे करंट लग गया हो। हैं? ये क्या हुआ? तुम अपने गले से ये धागा निकाल के फेंक दो। कौन सा? ये ताबीज? नहीं, मैं तो इसको नहीं निकाल सकता। तो मेरी माँ ने मुझे पहनाया था। नंदू, अभी भी पकड़ लो। झट से तीनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तब तक ये ताबीज निकालकर उस जिन्न के ऊपर फेंक दो। नंदू बड़ी सावधानी से ताबीज निकालकर उसके ऊपर फेंक देता है। अचानक ये क्या किया तुमने? मेरी सारी शक्तियां खत्म कर दी। मेरे वाला, मुझे माफ करना। नंदू उसको शिथिल होते हुए देखकर तावीज उसके ऊपर रख देता है। तीनों बाहर निकलकर तुरंत लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग जलाकर उस शिथिल पड़े चिन्ह को उसी में झोंक देते हैं। रात का अंधेरा खत्म होने वाला था। वो धूं धूं कर उसमें जलकर खाक हो जाता है। देखते ही देखते वो चिन्ह आग में झुलसने लगता है। नंदू भाई, आज तुम्हारी इस ताबीज ने हमारी सबकी जान बचा ली। हाँ भाई, ये जिन्न पिछले हफ्ते 3 खून कर चुका है। चलो जल्दी से अस्पताल, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब जान बच गई है तो रोटी भी तो कमानी पड़ेगी ना।